जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के इस चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 4 महत्वपूर्ण जानकारियां दूंगा। जैसा कि आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, कौन कौन सी मैं आपको जानकारियां दूंगा, पहले ये जान लेते हैं। आई अपडेट अगस्त की पेंशन पर। जी हां दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अगस्त की पेंशन पर अपडेट दूंगा। जो आपकी अगस्त की पेंशन है वो आपको 30 अगस्त को मिलेगी या फिर 31 अगस्त को मिलेगी। दोस्तों, ये जानकारी मैं क्यों दे रहा हूं? क्योंकि पेंशनर्स परेशान हो रहे हैं कि हमें अगस्त की पेंशन कब मिलेगी। दोस्तों, अभी तो कुछ दिन स्टार्ट हुए हैं, आप चिंता क्यों करते हैं? हर एक महीने आपको पेंशन मिल जाती है, तो आप थोड़ा यहां पे सब्र रखें, जरूर मिलेगी। लेकिन फिर भी मैं पेंशनर के कहने पे बता दूंगा आगे। बदल गई तारीख, डेट बदल गई है अगस्त की पेंशन की। कौन सी डेट को मिलेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर दोस्तों, जो आपका जुलाई से बढ़ने वाला डीआर है 53%, वो कौन सी महीने की पेंशन पे लगेगा? क्या अगस्त की पेंशन में 53% डीआर आपको मिलेगा? इसकी भी जानकारी मैं आपको आगे दूंगा। ओआरओपी 3 में 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, बेसिक पेंशन इससे बढ़ेगी। दोस्तों, ओआरओपी 3 में कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज होगा? 7 सीपीसी के हिसाब से पेंशनर्स पूछने लगे हैं। दोस्तों, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो आपकी पेंशन बढ़ेगी जितनी भी, वो एवरेज के अनुसार बढ़ेगी। अब उसमें कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा, उसकी दोस्तों आपको टेंशन नहीं लेनी है। 7 सीपीसी के अनुसार एक ही फिटमेंट फैक्टर यूज हो रहा है। यह भी मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, प्री 2006 पेंशनर के लिए सुनवाई, एएफटी चंडीगढ़ में फैसला। दोस्तों, पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो 2006 से पहले आई है पेंशन, उनकी पेंशन में सुधार करने के लिए एएफटी चंडीगढ़ में सुनवाई है। दोस्तों, ये सुनवाई 7 अगस्त को होनी थी, तो इसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। क्या ये सुनवाई हुई या नहीं हुई, या फिर से कोई नई तारीख मिल गई है? एक और जानकारी मैं आपको दूंगा ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। संसद में सवाल पूछा गया भारत सरकार से ओल्ड पेंशन स्कीम के बारे में। क्या भारत सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम देना चाह रही है, या फिर भारत सरकार ने ऐसी कोई कमेटी बनाई है जिसमें न्यू पेंशन स्कीम में वो सुधार करना चाहते हैं? तो इसका भी जवाब आया, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो दोस्तों, ये चारों जानकारियां आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेगा और अपने ग्रुप में भी शेयर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील कर रहा हूं, अगर आप पहली बार मेरा चैनल देख रहे हैं या फिर ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, जिसका नाम है रक्षित खन्ना, क्योंकि ऐसी जानकारियां, अच्छी जानकारियां आपको मिलती रहती हैं इस चैनल के माध्यम से। दोस्तों, चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि जो मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन है वो आपको टाइम पर मिलते रहें और आप कंटिन्यू मेरे वीडियो देखते रहें। तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी है, स्टाफ न्यूज वेबसाइट ने भी कंफर्म किया जुलाई से बढ़ने वाला डीएडीआर। जी हां दोस्तों, जैसा आपको पता है जून का आंकड़ा आ गया था, तो उससे हमें पता लग गया था कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 53% होगा। तो दोस्तों, एक वेबसाइट है स्टाफ न्यूज, उन्होंने भी कंफर्म कर दिया कि जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीएडीआर 53% होगा। दोस्तों, ये वेबसाइट है डीएनएस अलाउंस, डीएनएस रिलीफ की अच्छी इंफॉर्मेशन ये वेबसाइट प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, आप यहां पे देख रहे हैं जुलाई से बढ़ने वाला आपका डीडीआर 53% होगा, इन्होंने भी कंफर्म कर दिया। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि इसका बेनिफिट कब से मिलेगा, या फिर इसका एरियर हमें कब तक मिल पाएगा? ये मैं आपको आगे समझाता हूं। सितंबर या अक्टूबर के महीने में होगी घोषणा। जी हां दोस्तों, जो जुलाई से आपका डीडीआर 53% होगा, उसकी जो घोषणा है वो सितंबर में या फिर अक्टूबर में आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों, इसका एरियर आपको कब मिलेगा? एरियर का भुगतान अक्टूबर के बाद। जी हाँ दोस्तों, अक्टूबर के बाद एरियर का भुगतान हो सकता है। जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आपको जितने भी महीने का एरियर है वो आपको मिलेगा। लेकिन पहले डिक्लेरेशन होगा। अगर सितंबर में डिक्लेरेशन हो जाता है, पहले हफ्ते में, दूसरे हफ्ते में, तीसरे हफ्ते में, तो उसी के बाद फिर आपको एरियर देखने को मिलेगा। अगस्त की पेंशन में डीए 50% के साथ मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, जो आपको अगस्त की पेंशन मिलेगी वो 50% डीएडीआर के साथ मिलेगी। 50%, क्योंकि अभी 53% का डिक्लेरेशन नहीं हुआ है, तो इसलिए आपको अगस्त की पेंशन 50% डीआर के साथ मिलेगी। अब दोस्तों, ये मिलेगी कब? दोस्तों, ये आपको मिलेगी 30 अगस्त को। 30 अगस्त को स्पर्श के द्वारा आपको अगस्त की पेंशन दी जाएगी। 30 अगस्त को, उस दिन है फ्राइडे, क्योंकि दोस्तों सैटरडे पड़ रहा है 31 तारीख को, और उसके बाद 1 तारीख को संडे पड़ रहा है। तो आपकी इस बार अगस्त की पेंशन 31 को ना आके 30 अगस्त को आएगी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। जवानों और जेसीओस की पे मैट्रिक्स जारी। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास एक पे मैट्रिक्स आई है जवानों की और जेसीओस की, जिसमें यह पता लग रहा है कि जवानों को कुछ और फिटमेंट फैक्टर दिया, ऑफिसर्स को कुछ और फिटमेंट फैक्टर दिया, जेसीओस को कुछ और फिटमेंट फैक्टर दिया।
मैं पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, मैं आपकी पेंशन की बात नहीं कर रहा, पे मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। पेंशन पे तो सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57। मैं आपको एक पे मैट्रिक्स दिखा रहा हूं। यह दोस्तों पूरी पे मैट्रिक्स, इसमें 2800 ग्रेड पे, 4200 ग्रेड पे, 4600 ग्रेड पे, जो भी आपके रैंक के अनुसार ग्रेड पे है, इस पे मैट्रिक्स में आपका अलग अलग फिटमेंट फैक्टर दिया है। जी हाँ दोस्तों, जो लेवल 5 है, हवलदार है, उसको दिया 2.57। जो नायक है उनको भी 2.57 दिया, जो सिपाही है उनको भी 2.57 दिया, यानी जेसीओज रैंक से अलग फिटमेंट फैक्टर दिया गया। दोस्तों नायब सूबेदार को दिया गया 2.62, 2.62। सूबेदार को दिया गया 2.62, सूबेदार मेजर को दिया गया 2.62, और फिर दोस्तों ऑनरी लेफ्टिनेंट, ऑनरी कैप्टन को दिया गया 2.67, ऑनरी लेफ्टिनेंट को भी और ऑनरी कैप्टन को भी। और बाकी जो अधिकारियों के रैंक है उनको मिला है दोस्तों 2.72, 2.72, 2.81, ये फिटमेंट फैक्टर मिले हैं। लेकिन पेंशन पे सबको एक ही फिटमेंट फैक्टर मिला है 2.57। तो दोस्तों जो पे मैट्रिक्स है, अलग अलग पे मैट्रिक्स है, उसमें आपके अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं, जिससे कि हम पेंशन भी निकालते हैं बेसिक पे लेकर। तो जो पे मैट्रिक्स में आपकी बेसिक पे बना रखी है उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज हुए हैं। मैंने आपको यहां पे फिटमेंट फैक्टर बता दिए। अधिकारियों को दिया गया है पे मैट्रिक्स में 2.72, 2.81। अब दोस्तों पेंशन फिक्स करने के लिए 7 सीपीसी में सबको एक फिटमेंट फैक्टर मिला 2.57। अब दोस्तों ओआरओपी 1 में कौन सा फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ? दोस्तों जब आपकी 6 सीपीसी में जो भी बेसिक पेंशन थी उसको 7 सीपीसी में कन्वर्ट करने के लिए 2.57 फिटमेंट फैक्टर यूज किया। जैसे कि दोस्तों 6 सीपीसी में एक नायक की बेसिक पेंशन थी 7170, तो 7 सीपीसी में उसका फिक्सेशन करने के लिए 7170 का 2.57 कर दिया, तो उनकी जो पेंशन बनी 18,427, वो एक 7 सीपीसी की बेसिक पेंशन बनी। तो दोस्तों सिर्फ एक बार आपका फिटमेंट फैक्टर यूज हुआ 2.57। अब ऐसा नहीं है कि जितनी भी आगे ओआरओपी आएगी उसमें अलग अलग फिटमेंट फैक्टर यूज होगा। हालांकि अगर 8वां पे कमीशन मिलता है, अगर दिया जाता है, तो उसमें आपको एक नया फिटमेंट फैक्टर देखने को मिलेगा, और फिर जो आपकी 7 सीपीसी की बेसिक पेंशन होगी उसे कन्वर्ट किया जाएगा 8 सीपीसी में, 8 सीपीसी के फिटमेंट फैक्टर को लगाकर। तो दोस्तों आपको ओआरओपी 1 में क्या मिला? 2.57। सेम इसी तरीके से ओआरओपी 2 में भी वही था और ओआरओपी 3 में भी वही था। अब कोई इसमें फिटमेंट फैक्टर अलग अलग यूज नहीं हुआ है, आपको सिंपल सी जो पेंशन दी जा रही है वो दी जा रही है एवरेज के अनुसार। पे कमीशन टू पे कमीशन फिटमेंट फैक्टर काम करता है, टेबल टू टेबल काम नहीं करता फिटमेंट फैक्टर। ऐसा नहीं है कि 5 साल बाद आपकी ओआरओपी रिवाइज हो गई तो उसमें कोई और फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, फिर 5 साल बाद आपकी कोई दूसरी ओआरओपी हो गई उसमें कोई और फिटमेंट फैक्टर यूज होगा, ऐसा नहीं है। पे कमीशन टू पे कमीशन वेरी करता है फिटमेंट फैक्टर। जब भी कोई नया पे कमीशन आता है उसके आधार पे फिटमेंट फैक्टर आपको दिया जाता है, फिर आपको एक नए पे कमीशन में डाला जाता है फिटमेंट फैक्टर यूज करके। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। लोकसभा में केंद्र सरकार का जवाब। केंद्र सरकार ने एनपीएस में सुधारों के सुझाव के लिए एक कमेटी का गठन किया है। दोस्तों पहले भारत सरकार ने बता दिया था कि हम ओल्ड पेंशन स्कीम लागू नहीं करेंगे, सरकार ने जवाब दे दिया था। लेकिन कुछ संगठनों ने कहा कि आप ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करें, और दोस्तों सरकार ने कहा था कि जो नई पेंशन स्कीम है एनपीएस है हम उसमें सुधार करेंगे। तो दोस्तों सरकार ने शुरुआत कर दी है एनपीएस में, उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है, और दोस्तों ये कमेटी का गठन किया है वित्त सचिव की अध्यक्षता में। वित्त सचिव की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। एनपीएस में सुधार हेतु कमेटी ने फाइनल रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं करी है, अभी सिर्फ एक कमेटी बनाई है सिर्फ, लेकिन अभी फाइनल रिपोर्ट नहीं दी है मंत्रालय को। ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करवाने के लिए तमाम संगठनों से मांगे भी आई हैं सरकार के पास। जी हाँ दोस्तों, कुछ संगठनों ने मांगे दी है ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए भारत सरकार को। यह सरकार ने खुद कहा है संसद में, जिन राज्यों ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का दावा किया है वे सरकारें केंद्र सरकार को सूचित कर रही हैं, जैसे राजस्थान, जैसे छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश। जी हाँ दोस्तों ऐसे ही कई राज्य हैं जो काफी अच्छा कदम उठा रहे हैं अपने पेंशनर के लिए। जैसे कुछ राज्य हैं जिसमें कम्यूटेशन का पीरियड कम कर दिया है, कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें 65 पे 5%, 70 पे 10% पेंशन दी जा रही है, एडिशनल पेंशन। तो जो राज्य सरकारें हैं वो अच्छा काम कर रही हैं पेंशनर के लिए, लेकिन जो केंद्र सरकार है वो चुप्पी साधे हुई है, वो कुछ नहीं दे रही है। ऐसा क्यों?
दोस्तों ये भी होना चाहिए, यानी जो और राज्य सरकारें कर रही हैं उसी को देखते हुए केंद्र सरकार को भी अपने रूल्स चेंज करने चाहिए, चाहे एडिशनल पेंशन बढ़ाने का मामला हो, चाहे कम्यूटेशन का पीरियड कम करने का मामला हो, या फिर कुछ और मुद्दे हों। तो दोस्तों यहां पर जो और राज्य सरकारें थी उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करी है भारत सरकार को, और इसलिए सबमिट करी है कि जिस तरीके से राज्य सरकार अपने पेंशनर के लिए कुछ नए कदम उठा रही है उनके वेलफेयर के लिए, जैसे कम्यूटेशन का पीरियड कम करना, एडिशनल पेंशन देना, नोशनल इंक्रीमेंट देना, तो दोस्तों यही राज्य सरकार बताना चाह रही है अपनी रिपोर्ट देकर केंद्र सरकार को कि आप भी इसे लागू करें अपने पेंशनर्स के लिए। सेंट्रल के जो पेंशनर्स हैं, चाहे वो डिफेंस के हो, चाहे वो सिविल के हो, उनके लिए लागू करें। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों ये सारी जानकारी उठी थी संसद में दोस्तों ये बातें उठी थी लोकसभा में, ये पूछा गया ओपीएस को बहाल करने के लिए। तो दोस्तों ये सारी चीजें बताई गई, और जो दूसरे राज्य की सरकारें थी उन्होंने भी कुछ पॉइंट रखे कि हम ऐसा काम कर रहे हैं, आप भी करें। चलते हैं दोस्तों आखिरी इंफॉर्मेशन की तरफ। 7 अगस्त को एएफटी चंडीगढ़ में थोड़ी बहुत बहस हुई, लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया, अगली तारीख मिली है। जी दोस्तों सुनवाई थी एएफटी चंडीगढ़ में। जो सर्कुलर 568 था उसमें जो आपकी मिनिमम पेंशन बनी, मिनिमम पे स्केल के हिसाब से आपको पेंशन दी गई 568 में, दोस्तों उसमें सुधार करने के लिए आपको मैक्सिमम पेंशन देने के लिए 1/1/2006 से ये केस था। लेकिन दोस्तों इस पे कुछ हुआ नहीं, थोड़ी बहुत सुनवाई हुई लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया। फिर से दोस्तों एक नई तारीख हमें देखने को मिली है। अभी हालांकि वो डेट कंफर्म नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों एक और नई तारीख मिली है आगे की, और हम ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो अगली सुनवाई होगी उसमें कुछ फैसला आए। अगर दोस्तों इसका फैसला आता है तो जितने भी 2006 से पहले के पेंशनर्स हैं उनको फायदा मिल सकेगा, और हम तो ऐसी उम्मीद करते हैं कि जो सर्कुलर 568 है उसमें कुछ सुधार हो, अमेंडमेंट हो, और जो उसमें मिनिमम पेंशन दे रखी है वो मैक्सिमम पेंशन पहुंचे और फिर से आपको उसका एरियर दिया जाए। हालांकि दोस्तों अभी डेट का कुछ पता नहीं लगा है, लेकिन जैसी डेट कंफर्म होती है कि अगली तारीख कौन सी है वो मैं आपको अगले वीडियो में समझा पाऊंगा। तो दोस्तों ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको समझाई है। वीडियो आपको अच्छा लगता है वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है रक्षित खन्ना। कुछ और पूछना हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।